हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल बेच्चू एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग रीजनिंग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सारे प्रश्न होने वाले आगामी एग्जामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। हमें बताना है जिस तरह 23 14 से रिलेटेड है, 11 8 से रिलेटेड है, उसी तरह 7 क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या होगा। जब भी आपको ऐसा प्रश्न मिले तो हमें करना क्या होता है, यह देखना होता है कि जो दो पेयर दिए होते हैं उसमें एक दूसरे से क्या संबंध है, क्या लॉजिक बन के 23 से 14 आ रहा है, 11 से 8 आ रहा है। यह भी हो सकता है कि 14 से 23 आ रहा है और 8 से 11 आ रहा है। जो लॉजिक बनेगा उसी सेम लॉजिक को हम लोग 7 और क्वेश्चन मार्क में लगाएंगे। ओके, तो देख लेते हैं। अगर 23 और 14 का डिफरेंस ले लें तो कितना हो जाएगा, -9, और 11 8 का डिफरेंस क्या आ जाएगा, -3। ओके, तो कहीं ना कहीं -9 यहाँ डिफरेंस बन रहा है, -3 बन रहा है। यानी ये तरीका हम लगा नहीं सकते हैं, ये तरीका हम लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो भी लॉजिक पहले 23 14 में आएगा सेम लॉजिक हमें 11 8 में मिलना चाहिए। तो हम ये तरीका अपना नहीं सकते हैं, कुछ और देखें। अगर हम 14 में क्या करें, 2 का मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, 14 में मैंने क्या किया, 2 का मल्टीप्लाई किया और माइनस कितना कर दिया, 5 कर दिया। तो 14 दूना 28 और 28 - 5 बराबर कितना, 23। आ रहा है कि नहीं, बिल्कुल आ रहा है। यानी हो क्या रहा है, इसी तरह सेम हम लोग क्या करेंगे, 8 में 2 का मल्टीप्लाई कर दें और -5 कर दें। तो 8 दूना 16 और 16 - 5 कितना हो जाएगा आपका, 16 - 5 11। यानी हो क्या रहा है, लॉजिक हमें मिल गया। बन क्या रहा है कि दूसरी संख्या में 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं और -5 करने पे पहली संख्या आ जा रही है। ठीक है, यही सेम चीज़ हम लोग कर लेते हैं 7 और क्वेश्चन मार्क में। ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे समझिएगा ध्यान से, मैं क्या ले लेता हूँ, मैं ऑप्शन से ले करके देखता हूँ, या आप एक्स से भी कर सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे एक्स है। तो मैंने क्या 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, 2x, और माइनस इसमें से 5 कर दिया, बराबर 7 के होना चाहिए। तो 5 इधर जाएगा, 12 आ गया, तो x की वैल्यू 6 आ गई। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 6। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा, 6 आएगा। ओके, मल्टीप्लाई करके भी आप देख सकते हैं, 6 दूना 12 और 12 - 5 बराबर 7 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए, सीरीज का प्रश्न दिया हुआ है, और आपका जब भी सीरीज का प्रश्न दिया जाए तो आप 1 2 3 बातों को ध्यान में रख करके सीरीज को आगे सॉल्व करने की कोशिश करिए। पहला चीज़ ये देखिए, क्या सीरीज एक बढ़ते क्रम में है क्या। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ 590 है, तब 605, ठीक है, लेकिन 588, यानी सीरीज उसके बाद पुनः 607, पुनः कम। यानी ये सीरीज क्या हो रहा है कि घटता बढ़ता हुआ सीरीज है। ऐसा नहीं है कि बढ़ती हुई संख्याएं दी गई हैं या घटती हुई संख्याएं दी गई हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे देखिए, जब भी आपको ऐसा मिल जाए, समझिएगा बात, जब भी आपको ऐसा मिल जाए कि क्या हो रहा हो कि एक संख्या छोटी है, उसके बाद बड़ी सीरीज में आ रही है, पुनः छोटी आ रही है, तो वहाँ पे क्या होता है जनरली, और दो संख्याओं के बीच बड़ी बड़ी हो और दो संख्याओं के बीच डिफरेंस बहुत ही कम हो, तो वहाँ पे जनरली होता क्या है कि वहाँ पे 2 सीरीज होता है। उसके अंदर कितनी सीरीज होती है, 2 सीरीज होती है। नॉर्मली ऐसा होता है, 2 सीरीज होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर एक चीज़ देखेंगे आप ना, एक चीज़ अगर आप देखेंगे तो चलिए देख लेते हैं, इसमें 2 सीरीज होगी। ये क्लियरिटी हमें पता चल गया। कैसे पता चला हमें ये, क्योंकि घटती हुई सीरीज है, घटती बढ़ती हुई सीरीज है। ऐसा नहीं है कि असेंडिंग आर्डर में डिसेंडिंग आर्डर में कोई सीरीज आपको दे रखी है। ओके, तो 590 से पहला हमारा जाएगा 588, और 588 से 586। इस सीरीज से हमें कोई मतलब नहीं है, आप इसको देखिए ही मत, मैं बोलूँगा छूना ही नहीं है, क्योंकि टाइम बचाना है ना। बिल्कुल। दूसरा सीरीज बनेगा 605 से 607 और 607 से क्वेश्चन मार्क। हो क्या रहा है, 605 से में 2 ऐड कर रहे हैं तो 607 आ रहा है, तो 607 में से हम +2 ऐड कर देंगे तो 600 कितना आ जाएगा, 9। और यही हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं क्यों बोल रहा हूँ कि अब जो पहला सीरीज स्टार्ट हो रहा है उसको मत देखिए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना, क्योंकि यहाँ पे भी -2 का गेम चल रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, 590 - 2 और 588 - 2, कुछ ऐसा -2 का सीरीज है और ऊपर वाला +2 का सीरीज है। तो हमें
पहले सीरीज से क्वेश्चन मार्क के स्थान पे तो हम पहुंच नहीं पा रहे। 586 के बाद क्वेश्चन मार्क के बाद जो एक और संख्या रहेगी उससे वो लाएंगे हम, यानी 584 हमारी बनेगी। तो क्वेश्चन मार्क वाला संख्या तो हमको पहली सीरीज से मिल नहीं रहा है, तो पहले सीरीज को आप लोग भूल जाइए, दूसरा सीरीज पकड़िए। +2 हो रहा है और 607 में +2 करिए, 609 लाइए और राइट आंसर करके आगे निकलिए। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नीचे दी गई आकृतियों में कुल कितने त्रिभुज हैं? हमें फिगर काउंटिंग का प्रश्न दिया है। फिगर काउंटिंग का प्रश्न एक एसएससी में आता ही है और बहुत अच्छा प्रश्न बनता है। 3 ही तरह के मेनली क्वेश्चंस बनते हैं, एक ट्रायंगल दे देगा, एक स्क्वायर दे देगा और एक रेक्टेंगल दे देगा। कभी कभी सर्कल भी दे देता है, कभी कभी देता है, हमेशा नहीं देता है। 3 ही मेनली बनता है, या तो ट्रायंगल से बनेगा, या तो स्क्वायर से बनेगा, या तो रेक्टेंगल से बनेगा। और इन तीनों में सबसे ज़्यादा ट्रायंगल से बनता है। तकरीबन 70% जो भी फिगर काउंटिंग का प्रश्न आएगा ना, वो आपका ट्रायंगल देगा। 70% क्या देगा? ट्रायंगल। और बाकी आपका 30% में रह जाएगा। 30% मत लीजिए, 28% में आपका आ जाएगा रेक्टेंगल से और स्क्वायर से। ओके, तो चलिए काउंट कर लेते हैं। सबसे पहले अगर कोई फिगर काउंटिंग आपको मिले ना, तो उस फिगर को आप लोग काउंट करिए जो आपको स्पष्ट दिख रहा है। तो हमें क्या दिख रहा है? फर्स्ट एक ये दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 3 ये दिख रहा है, 4 दिख रहा है। 4 तो हमें ट्रायंगल मिल गया। बाकी कहाँ दिख रहा है? बाकी अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो एक यहाँ भी बन रहा है ना, 4 और एक 5, और एक यहाँ भी इसी तरह बनेगा, 5 एक 6 और 6 एक 7, यानी 4 तो ये बना और 3 ये बन गया। तो 4 और 3 कितना बन गया? टोटल 7 ट्रायंगल बन गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 7। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। यदि किसी कूट भाषा में विकेट को UGAICR लिखा जाता है तो उसी भाषा में मैट को कैसे लिखा जाएगा? जब भी बच्चों ऐसा प्रश्न आए तो आपको कुछ सोचना नहीं है, प्लेस वैल्यू से जाना है। प्लेस वैल्यू से आप जाइए। 100% मैं दावे के साथ बोलता हूँ कि कोई ऐसा प्रश्न नहीं होगा अगर ऐसे आपको दे दे, अल्फ़ाबेट को अल्फ़ाबेट के इक्वल करे, ठीक है, और अल्फ़ाबेट को अल्फ़ाबेट से इक्वल पूछे, तो वहाँ कुछ नहीं होता। प्लेस वैल्यू का गेम होता है। जो शब्द दिया यहाँ पे विकेट है ना, इसके प्लेस वैल्यू में कुछ माइनस प्लस हो करके अगला जो आपकी संख्या दी गई, जो आपका अगला शब्द दिया गया है, ठीक है, वह बनेगा। ठीक है ना? तो देख लेते हैं। हम ये नहीं करेंगे कि इसको लिख करके विकेट को लिखेंगे ऐसे और उसके नीचे इसको लिख के हम दिखाएंगे, ऐसे नहीं करेंगे। इसलिए मैं बार बार प्लेस वैल्यू का जिक्र करता हूँ। अगर टाइम बचाना है तो थोड़ा बहुत आपको प्लेस वैल्यू पे पकड़ अच्छी होनी चाहिए। देखिए, W का 23 होता है और U का 21 होता है, तो कैसे हो सकता है? -2 हो रहा है। I का 9 होता है, G का 7 होता है, क्या हो रहा है? -2 हो रहा है। C का 3 होता है, A का 1 होता है, क्या हो रहा है? -2 हो रहा है। और K का 11 होता है, I का 9 होता है, यहाँ भी -2 हो रहा है। और E का 5 होता है, C का 3 होता है, तो यहाँ भी -2 होता है। माफ़ी चाहते हैं। यानी हम देख रहे हैं T का कितना होता है? आपका 20 होता है, R का 18 होता है, -2। यानी कुछ नहीं हो रहा है। जो पहला वाला अल्फ़ाबेट दिया है ना, उसमें -2 करके उसको जो अल्फ़ाबेट आ रहा है तो उसको लिखा जा रहा है। तो सेम हम लोग मैड में कर लेते हैं। ओके, मैड में भी करके देख लेते हैं। M का यहाँ लिख लेते हैं -2 और -2। M का 13 -2 करेंगे तो कितना बच जाएगा? यहाँ पे 11। 11 किसका होता है? K का। A कितना होता है? -2 कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? Y। ठीक है। और D का क्या होता है? 4 होता है, -2 कर लेंगे तो B आ जाएगा। KYB किस ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन नंबर B। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर B। एक चीज़ आप लोगों को कन्फ्यूज हो रहा होगा कि A की जगह मैं Y क्यों लाया। देखिए, Y में +2 करिए, Y में +2 करेंगे तो क्या होगा? YZA। देखिए, जब Z खत्म हो जाता है ना, तो Z के बाद क्या आता है? A आता है, B आता है, C आता है, D आता है। उसी तरह जब माइनस में चलते हैं तो A के पहले की बात करें तो Z आ जाएगा, उसके बाद Y आ जाएगा। इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? KYB। ऑप्शन नंबर B विल बी करेक्ट। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। उस समय का चयन करें जो किसी घड़ी में 9:30 की सही दर्पण छवि को दर्शाए। देखिए, इसको करने का 2 तरीका होता है, लेकिन मैं पहला तरीका नहीं बताऊंगा, दूसरा तरीका बताऊंगा। जो एक सेट पैटर्न का यह सवाल है और सेट पैटर्न एक होता है इसको करने का, उस तरीके को मैं बताऊंगा। उससे आप इसको सेकंडों में करके निकल जाएंगे। कुछ नहीं करना है आपको। दर्पण छवि बताना है ना, तो रियल टाइम यहाँ क्या करिए? 11:60 लिखिए, 11:60 लिखिए। और जो रियल टाइम आपका दिया है वहाँ नीचे लिखिए 9:30 और माइनस कर देंगे
तो दर्पण, आपकी दर्पण की छवि यहाँ पे आ जाएगी, माइनस कर देंगे तो 60 में से 30 गया 30 और 11 में से 9 गया 2, 2:30 बजे जो दर्पण छवि बनेगी 2:30 बनेगी। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। देखिए इसको एक और तरीका यह है कि आप इसको डायग्राम बना के कर सकते हैं, घड़ी बना करके फिर मिरर इमेज ले लेंगे और बना करके वैसे कर सकते हैं, लेकिन मैं वैसे सलाह नहीं दूंगा। आप लोग इस फार्मूले को याद रखिए कि जब भी आपसे रियल टाइम दिया जाए, ठीक है, वास्तविक समय दिया जाए और उसका दर्पण छवि पूछा जाए, दर्पण छवि टाइम पूछा जाए, तो आप 11:60 में से उसको माइनस कर देंगे तो दर्पण छवि की टाइम आपको पता चल जाएगा। इसको आप लोग रट लीजिए, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ में आया होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। क्वेश्चन क्या दिया गया है, अखरोट जिस तरह सेल से रिलेटेड है उसी तरह केला बताना है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या होगा। सेम जो हम लोगों ने पहला प्रश्न किया था, जिसमें क्या दिया था, पहला प्रश्न में नंबर दे रखा था, संख्याएं दे रखी थी, और यहाँ पे क्या दे रखा है, शब्द दे रखा है। तो इस सेट पैटर्न से 3 ही तरह का सवाल बनता है, 3 ही तरह के सवाल बन जाते हैं, या तो यहाँ नंबर दे दे, या तो यहाँ शब्द दे दे, या तो यहाँ अल्फ़ाबेट्स दे दे, ठीक है। 3 तरह का सवाल बनता है। यहाँ पे क्या दिया है, शब्द दिया है। तो जो हमने नंबर में अपना लॉजिक देखते हैं, संबंध देखते हैं, उसी तरह यहाँ भी करना होता है कि अखरोट सेल से कैसे संबंधित हो सकता है। उसी तरह केला क्वेश्चन मार्क के स्थान पे वो शब्द लाएंगे जो अखरोट सेल से संबंधित जैसे होगा वैसे केला और शब्द वो संबंधित होगा, ठीक है। तो अखरोट और सेल में क्या संबंध हो सकता है। अखरोट अगर आप लोग खाएंगे तो खाए होंगे तो आप लोग को पता होगा, जो अखरोट होता है ना, अखरोट जो होता है उसके ऊपर क्या होता है, एक हार्ड क्या होता है, सेल टाइप का होता है। जो उसकी ऊपरी परत होती है ना, ऊपरी परत होती है, उसको क्या बोलते हैं ना, जो अखरोट होता है उसकी ऊपरी परत को सेल बोलते हैं। वो हार्ड होता है, मतलब कठोर होता है। जो ऊपर वाला परत होता है उसको क्या बोलते हैं, अखरोट के ऊपर वाले परत को सेल बोलते हैं। उसके अंदर जो खाने वाला पदार्थ होता है, ठीक है। उसी तरह जो केला का जो ऊपरी परत होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, छिलका ही तो बोलते हैं ना। ऊपरी परत को क्या बोलते हैं, छिलका बोलते हैं। उसके नीचे तो केला खाने वाला होता है, मजेदार चीज़ ना, छिलका ही तो बोलते हैं ना। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, छिलका। यानी जिस तरह अखरोट सेल से संबंधित है उसी तरह केला किससे संबंधित होगा, छिलके से। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। x की ओर संकेत करते हुए y कहता है, क्या कहता है, x ही मेरी माँ के एकमात्र बेटे का पुत्र है, फिर y का x है। देखिए ब्लड रिलेशन का प्रश्न अपने आप में, चाहे एसएससी का रीजनिंग हो, चाहे आपका रेलवे का रीजनिंग हो, इन सारे रीजनिंग के जो अभी सिलेबस होते हैं उनमें जो आपका ये ब्लड रिलेशन होता है, यहाँ से अच्छा प्रश्न बनता है। इस बात को आप लोग इनकार नहीं कर सकते हैं। तो ब्लड रिलेशन के प्रश्नों को सही करने के लिए आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करिए, और दूसरी चीज़ ये है कि इसके बेसिक कंसेप्ट को समझिए। और मैं हमेशा आपको बोलूँगा कि आप लोग ओरली मत कीजिए। ओरली करते हैं कई दफ़ा तो गलत हो जाता है, इसलिए इसके क्या है कि सेट पैटर्न से आप लोग चलने की कोशिश करिए। मैं इसको कैसे करता हूँ मैं बता रहा हूँ, जैसे जैसे बोलते हैं वैसे वैसे मैं करता हूँ, और कुछ नहीं मैं करता हूँ। बोल रहे हैं कि x की ओर संकेत करते हुए y कहता है, y यहाँ मैंने बना लिया, ठीक है, और यहाँ पे मैंने क्या किया, x बना लिया, ओके। y x की ओर संकेत करते हुए कहता है, ऐसे कुछ संकेत किया y ने x की ओर, और कहता है कि x ही मेरी माँ, x ही क्या है, मेरी माँ, यानी y की माँ। समझिएगा, y की माँ मतलब निगेटिव, x ही मेरी माँ के एकमात्र बेटे, यानी एकमात्र बेटा y हो गया, का पुत्र है। x क्या है, y का पुत्र है, यहाँ पे प्लस। तो पूछ रहा है कुछ, देखिए इतना स्टेटमेंट से मैंने इतना डायग्राम बना लिया। बोला था कि x ही मेरी माँ के एकमात्र, यानी मेरी माँ y की माँ के एकमात्र पुत्र, यानी y ही का बेटा है x, यही तो बोल रहा है ना। तो पूछा है फिर y x का है, y क्या है, x का पिता है, सिंपल सी बात है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, फादर। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। मिनट, दिन, महीने आपको दिए गए हैं, इनसे हमें क्या बनाना है, डायग्राम बनाना है। अगर आप लोग ध्यान से इन तीनों शब्दों को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो मिनट होता है सबसे छोटी क्या होती है, समय की इकाई होती है। दिन क्या होता है, उससे बड़ा होता है। महीना क्या होता है, उससे बड़ा होता है। तो कोई नहीं, हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, मिनट बना लेते हैं। यहाँ पे मिनट,
और मिनट के बाद क्या बन जाएगा, दिन बन जाएगा, क्योंकि मिनट से बड़ा इकाई दिन होता है। और दिन के बाद क्या बन जाएगा, कुछ महीना है। तो कुछ ऐसा आकृति बनेगा, क्योंकि सारे दिन महीने के अंदर आते हैं और सारे मिनट दिन के अंदर आते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरह का हमारा डायग्राम बनेगा। और आप लोग इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि मिनट सबसे छोटी इकाई होती है, तो मिनट के बाद दिन होगा, दिन के बाद महीना होगा, तो हमारा कुछ इस तरह का डायग्राम बनेगा। किस ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी में। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक्स पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर चलता है और फिर मुड़कर 4 किलोमीटर उत्तर चलता है। एक्स की यात्रा के आरंभिक तथा अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी है, हमसे पूछ रहा है। देखिए डायरेक्शन का प्रश्न है, आप लोगों को स्टार्टिंग में लाइन पढ़ने के बाद ही तुरंत पता चल जाना चाहिए कि किस टॉपिक का प्रश्न है, उसके लिए हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए, ठीक है। एक चीज़ आप लोगों को पता ही होगा, फिर भी बता देते हैं। ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ, और इधर आपका ईस्ट होता है, और इधर क्या होता है, वेस्ट होता है, ओके। तो इन्होंने बोला क्या है, समझिएगा कि एक्स पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर चलता है, यानी पश्चिम इधर है, ये एक्स ने 3 किलोमीटर चला, ठीक है, कोई बात नहीं, चला देते हैं। और फिर मुड़कर 4 किलोमीटर उत्तर चला, यानी कि ऊपर की तरफ चला 4 किलोमीटर, ऐसे ही तो चलेगा 4 किलोमीटर। तो x की यात्रा के आरंभिक तथा अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी, यानी आरंभिक तो बिंदु ये था और अंतिम बिंदु ये था, इनके बीच की न्यूनतम दूरी यही तो होगा ना, ये दूरी, और यही दूरी हमसे पूछ रहा है, ठीक है। अब एक चीज़ आपको पता होगा कि यहाँ से सीधे ऐसे गया था, यहाँ से वेस्ट गया था, और वेस्ट से ऊपर सीधे चला गया था, तो इनके बीच जो है 90 डिग्री का समकोण बनेगा, कोण बनेगा, ठीक है, इन दो लाइनों के बीच, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, और इसका परपेंडिकुलर लंब दिया है 4, बेस 3 दिया है, तो इसका हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, 5। तो यही तो न्यूनतम दूरी है, तो 5 किलोमीटर विल बी करेक्ट आंसर। किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर बी में। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 3 4 5 तो ट्रिपलेट होता है, आप लोगों को पता ही होगा, बेसिक बात है, इसमें ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। संख्याओं के उस संयोजन का चयन करें जिसके अनुसार व्यवस्थित करने पर दिए गए अव्यवस्थित अक्षरों से एक सार्थक अंग्रेजी शब्द बनाया जा सके। क्वेश्चन ये बोल रहा है, इससे भी एक प्रश्न बनता है एसएससी में, कंफर्म बनता है। आपको दे रखा है कि OHREMT और उसको कोड कर दिया गया है 1 2 3 4 5 6 से। इसको बोल रहे हैं कि आप अरेंज कैसे करेंगे इस जो आप अल्फ़ाबेट दिए हैं, ताकि एक सार्थक अंग्रेजी का शब्द बन सके, ठीक है। तो देखिए इसको करने का जो एकदम बेसिक तरीका होता है वो ये होता है, मान लीजिए पहली बार तो आप ट्राई किए कि अपने आप से बनाने के लिए कि इन अल्फ़ाबेट को देख करके आप क्या करें कि कोई अंग्रेजी वर्ड फॉर्म कर पा रहे हैं कि नहीं। तो मान लीजिए आपने फॉर्म करना शुरू किया, मुश्किल हुआ, नहीं हो पाया, तो जो दूसरा ऑप्शन होता है बच्चों, दूसरा जो ऑप्शन होता है थोड़ा उसमें टाइम लगता है, लेकिन हो जाता है, 100% हो जाता है, कोई बचने वाला कोई चांस नहीं होता। दूसरा तरीका ये होता है कि आप ऑप्शंस जैसे जैसे दिया है, ऑप्शन में शब्दों को रख दीजिए। मान लीजिए 6 दिया है तो 6 की जगह T, 1 की जगह O और 3 की जगह R, ऐसे रख दीजिए। चार बार पहले ऑप्शन ए में रखिए, और रखने के बाद देखिए कोई सार्थक शब्द बन रहा है कि नहीं, नहीं बनेगा तो बी में रखिए, फिर सी में रखिए, डी में रखिए, ऐसे किसी न किसी ऑप्शन में सार्थक बन जाएगा, आंसर हो जाएगा। लेकिन आप लोग ऐसे मत करिएगा, ऐसे आप लोग करेंगे तो फिर टाइम लगता है। ऐसे में बता दिए कि मान लीजिए कई दफ़ा बनता नहीं है, ऐसे देख करके हमें पता नहीं चल पाता है कि क्या होगा। यहाँ पे तो ईजिली दिख रहा है क्या होगा, OHREMT से क्या हो सकता है, मदर बन सकता है। क्या बन सकता है, मदर, MOTHER बन सकता है। यहाँ तो सीधे सीधे दिख रहा है, ठीक है। तो मैंने मदर बना लिया, और मदर जब मैं बना लिया तो हमें सार्थक क्रम मिल गया। देखिए सारा इसमें जितने अल्फ़ाबेट इसमें उसमें सारे सेम है, M भी है, O भी है, T भी है, H भी है, E भी है, R भी है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मुझे लेकिन इनको कोड के द्वारा ऑप्शन से दिया है, तो M किस स्थान पे है, 5वें, यानी M के लिए क्या है, 5 है, ठीक है, और O के लिए क्या है, 1 है। तो हम ज़्यादा नहीं पूरे के लिए कोड नहीं करके देखेंगे कि T के लिए क्या है, H के लिए क्या है, कुछ नहीं। अब देखिए कि 5 1 से कौन सा ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है, केवल ऑप्शन नंबर बी स्टार्ट हो रहा है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। पूरा आपको ये नहीं देखना है कि T के लिए 6 है, H के लिए आपका 2 है, ऐसे नहीं देखना है, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं।
यदि हम प्लस को गुणे और संख्या 3 को 2 के साथ आपस में बदल दें तो नीचे दिया गया कौन सा समीकरण संतुलित हो जाएगा। देखिए अपने आप में बहुत खतरनाक प्रश्न है, दिख तो बहुत इजी रहा है, लेकिन देखिए मैं उन सारे प्रश्नों को खतरनाक बोलता हूँ, चाहे वो इजी हों, लेकिन अगर वो टाइम लेते हैं सॉल्व करने में तो कहीं ना कहीं वो खतरनाक प्रश्न है। हमें वो तरीका ढूंढना होता है किसी भी सरल प्रश्न को भी कि हम कम समय में कैसे कर सकते हैं। ठीक है, बोला है कि प्लस और गुणे को इंटरचेंज करना है और 3 और 2 को। ठीक है, इस सवाल में हम लोग इसलिए फंस रहे हैं ना क्योंकि देखिए प्लस को चेंज करना था और गुणे को चेंज करना था और 3 और 2 को, तो 3 2 को चेंज करेंगे तो यहाँ तो 2 यहाँ भी आ जाएगा, यहाँ भी आ जाएगा, यहाँ भी आ जाएगा, यहाँ भी आ जाएगा, और 6 2 से डिविजिबल है, तो हम डिवीजन को लेकर के कोई गेम यहाँ नहीं खेल सकते हैं क्योंकि सब में 6 2 से डिवाइड हो जा रहा है। ठीक है, तो अब हमारे पास कोई ऑप्शन बचता ही नहीं है, हमारे पास कोई ऑप्शन बचता ही नहीं है। अगर मान लीजिए सपोज करिए कि यहाँ पे 4 होता, यहाँ पे 5 होता और यहाँ पे 6 होता और यहाँ पे क्या होता 6 होता और माफ़ी चाहते हैं 5 होता, 2 होता, 4 होता, 6 होता, ऐसे नहीं। मान लीजिए सपोज करिए कि यहाँ पे क्या होता, यहाँ पे आपका होता 8 होता, 8 भी नहीं, यहाँ पे क्या होता 5 होता सपोज करिए। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाता आपका 4 होता। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाता सपोज 7 होता। तो हमारा जो आंसर होता हम लोग डिवीजन को ध्यान में रखते हुए ऑप्शन नंबर डी मार के निकल जाते हैं, क्योंकि 3 को जब 2 से इंटरचेंज करेंगे तो केवल यही 6 को डिवाइड कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है एक पूर्णांक दे रखा है, तो पूरी कटना अनिवार्य है, तभी यहाँ पे पूर्णांक इक्वल में आ सकता है। ठीक है, तो हम ऐसे मार के निकल सकते थे, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो हम फंस गए हैं, तो लास्ट हमारे पास ऑप्शन यही बचता है कि हम रैंडमली किसी ऑप्शन को पकड़ें, एक ऑप्शन को, और ऐसे इंटरचेंज करके सॉल्व करके देखें कि इक्वल हो रहा है कि नहीं, सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं इक्वेशन। ठीक है, तो मैं कभी आपको नहीं बोलूँगा कि आप ऑप्शन ए उठाइए, ऑप्शन ए उठाइए, फिर बी उठाइए, फिर सी और डी, ऐसे कभी नहीं बोलूँगा। आप रेंडमली किसी भी ऑप्शन बी को उठा लीजिए या सी को उठाइए या डी को। मैं ऑप्शन नंबर डी को उठाता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, यानी ऑप्शन डी में इंटरचेंज करके देखते हैं। ओके, 4 प्लस को कैसे कर रहा है, गुणे से कर रहा है। ओके, उसके बाद 6, उसके बाद डिवीजन सेम रह रहा है, 3 की जगह 2 और माइनस तो भी सेम रह रहा है, और 3 की जगह जो 2 और गुणे की जगह क्या हो रहा है प्लस हो रहा है, और 2 की जगह 3 बराबर 13। ओके, देख लेते हैं, तो 2 3 6 4 3 12। ओके, 12 माइनस 2 प्लस 3, तो 12 में से 12 3 15 और 15 माइनस 2 बराबर 13, यानी कि 13 बराबर 13 हमारा आ गया, 13 बराबर 13, यानी ऑप्शन नंबर डी सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले नंबर प्रश्न पे चलते हैं। कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष चुनें। सिलॉक्स का प्रश्न दे रखा है, स्टेटमेंट दिया है कि कुछ छात्र नर्तक हैं, सभी नर्तक क्या हैं, संगीतकार हैं। कोई नहीं, सिलॉक्स के भी बहुत अच्छे प्रश्न बनते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे, डायग्राम बना लेंगे, जैसा जैसा स्टेटमेंट कथन बोल रहा है। बोला है कि कुछ छात्र क्या हैं, नर्तक हैं। कुछ छात्र क्या हैं, छात्र को स्टूडेंट क्या हैं, नर्तक हैं, नर्तक को अंश है। ओके, और सभी नर्तक संगीतकार हैं, सभी जो नर्तक हैं संगीतकार हैं। संगीतकार को मैंने क्या किया, SIN से कर दिया। ठीक है, अब बोल रहा है निष्कर्ष में क्या कि कुछ छात्र संगीतकार हैं, कुछ स्टूडेंट क्या हैं, सिंगर हैं। बिल्कुल बात सही है, राइट है। और दूसरा क्या बोल रहा है निष्कर्ष, कोई नर्तक छात्र नहीं है, कोई भी नर्तक क्या है, स्टूडेंट नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, दूसरा क्या है, गलत है। बोला है कोई नर्तक छात्र नहीं, यहाँ तो भैया कुछ है ना स्टूडेंट नर्तक, तो कैसे हो सकता है कि कोई नर्तक छात्र नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, केवल निष्कर्ष एक पालन करता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।